साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो साथी बैठे हैं वो बात करेंगे अनुज से, क्योंकि अब कई राज्यों में चुनाव होने हैं और बसपा का क्या स्टैंड है और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, इन सब पर बात करने के लिए अनुज कुमार हमारे साथ हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा को लेकर क्या सोचते हैं? हरियाणा में जिस तरीके से देखा जाए, शुरुआती दौर में ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई कि लड़ाई दो तरफा है। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने वहां तीसरे मोर्चे का गठन किया, बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके जानकारी दी, बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खेमे में शुरुआती दौर में ही ये खलबली मची थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मोर्चा था उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि लगातार जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है, जिस तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण का मुद्दा आया, किसानों के मुद्दे आए, खिलाड़ियों के मुद्दे आए, बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद जब से का आह्वान किया, भारत बंद के बाद से बहुजन समाज का जो तमाम वोट जो इधर उधर चला गया था, वो तमाम वोट वापस आया। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से आपने देखा कि जो अभय सिंह चौटाला हैं, उनकी एक अच्छी छवि आपको दिखाई देगी जो वहां पे किसान और कमेरा वर्ग में है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान अभय सिंह चौटाला ने वहां पर इस्तीफा दिया था। तो कहीं ना कहीं किसानों का वोट उन्हें मिलता नजर आ रहा है। और अब जिस तरीके से जैसे जैसे टिकट फाइनल हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा विशाल जनसमूह वोट मांगता हुआ खुद से नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरे हरियाणा की जो लड़ाई है वो देखा जाए जिस तरीके से त्रिकोणीय हो गई है। और वहीं पे जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ जो दलित समाज देख रहा था, और जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर दलित चेहरा शैलजा कुमारी को जिस तरीके से दरकिनार किया, दलितों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देने की जब बात आती है तो कांग्रेस वहां पर पीछे भाग जाती है, दलितों को दरकिनार कर देती है। इससे दलित समाज जो है वो समझ चुका है, और ये समझदारी दिखाते हुए दलित समाज जो है हरियाणा में आप बसपा और इनेलो के गठबंधन के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जी आपकी ये कौन। बात सही है, मगर विनीश फोगाट को जिस तरीके से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस में आप देखेंगे तमाम नेता गए, विनीश फोगाट का स्वागत किया, उनके घर गए, उनसे मिले, और एक परसेप्शन भी चलाया जा रहा है, परसेप्शन कि आगे के चुनाव में विनीश फोगाट कांग्रेस के साथ दिखेंगे। क्या इसका नुकसान नहीं हो सकता है और कांग्रेस को फायदा? कुछ खास इसका इसका कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विनेश फोगाट जो है, और क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा इस दलित समाज ने, बहुजन समाज ने किसानों का साथ दिया। जब खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा था, उनके साथ तमाम जाति की जब बातें आ रही थी, उस समय भी ये बहुजन समाज उन लोगों के साथ में खड़ा था और लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था। लेकिन जब इस बहुजन समाज ने अपने हक और अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत बंद का आह्वान इस बहुजन समाज ने किया था, तो उस वक्त ये खिलाड़ी साथ में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव जो है, जो लोग हैं बहुजन समाज के लोग इस चीज को देख रहे हैं। हालांकि कुछ एक जाट वोटों को ये कांग्रेस वहां पर लुभाने के लिए कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, वो हो सकता है कुछ एक % का प्रभाव डाले, लेकिन कुछ खासा प्रभाव मुझे पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहा जाट वोट का परसेप्शन, तो उधर शैलजा के साथ जो हो रहा है तो दलित वोट भी उनसे डाइवर्ट हो गए हैं, इसका मतलब वहां बिल्कुल पर वही बात मैं कह रहा हूँ। वहां पर जी अनुज जी, वहां पर दलित वोट को नहीं अट्रैक्ट किया जा रहा, जाट वोट को किया जा रहा। मगर बसपा जो चुनाव लड़ रही है उसमें जाट वोट के साथ इंसाफी दिखा रही कि उनका मुख्यमंत्री उन्हीं के समाज का बना रहा है, और दलित वोट बसपा के बिल्कुल साथ। तो क्या इसका बिल्कुल समीकरण का कुछ बिल्कुल। फर्क? इसका इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो बसपा के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शैलजा कुमारी की कांग्रेस के अंदर जो स्थिति है, ये बहुजन समाज से बखूबी देख रहा है, और इसीलिए वो बसपा और इनेलो के गठबंधन की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। और वहीं जिस तरीके से आपने देखा कि अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया, और खिलाड़ियों पर जब जुल्म जाति अत्याचार हो रही थी उस वक्त भी वो उनके साथ में खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ा जो प्रभाव है वो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है अभय सिंह चौटाला के फेवर में। और वो एक जाट चेहरा भी है, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे पहले तीसरे नंबर पर रही। और इसका प्रभाव जब ये तमाम चीजें, तमाम वोटें इकट्ठा होती हुई नजर आ रहे हैं, तो जाट भी देख रहा है कि जो व्यक्ति हमारे लिए इस्तीफा दिया वो भी उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से नजर आ रहा होगा। तमाम हरियाणा की जो बैठकें हमने कवर की, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हमने कवर किया, उनमें जाटों की बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने का एक बड़ा जो निकल कर सामने आया कि जाट
विराट उसमें भागीदारी ले रहे हैं, अच्छे से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप जमीनी स्तर पर आप देखिए, जब वो वोट मांग रहे हैं, जो पदार्थ जिनके 1-2 टिकट फाइनल हुए, वो लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं, तो आप देखिए कितनी भीड़ जन सैलाब उनके साथ में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बसपा के फेवर में वोट डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बौखलाई हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार आकाश आनंद पर टिप्पणी की जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बसपा सुप्रीमो पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। उसका सबसे बड़ा जो कारण यही है कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो मजबूत हुई है, और ये दोनों राजनीतिक दलों की, कांग्रेस और भाजपा की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर आपको नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपका कहना है जिस तरीके से शैलजा के ऊपर ये लोग दरकिनार कर रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी INLD से ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना रही जाट समाज के व्यक्ति को, तो इसका कुछ असर है, इसका बेहतर असर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अगर जम्मू की बात की जाए तो आकाश के कार्यक्रम क्या जम्मू में देखने को मिल सकते हैं? जिस तरीके से देखा जाए जम्मू में अभी बहुजन समाज पार्टी उस तरीके से मजबूत नहीं है जिस तरीके से, क्योंकि शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी वहां मजबूत थी उस तरीके से, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वहां अपने जनाधार को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले उसके जो विधायक वहां जीते थे उसी मजबूती की तरफ जाती हुई नजर आ रही। अभी तो आकाश का कोई प्रोग्राम, इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि वहां पर है, क्योंकि अभी जो है सबसे पहले हरियाणा का चुनाव जो हो रहा है वो आकाश लगातार वहां पर होंगे ना। नहीं, चुनाव दोनों साथ बता रहा होंगे। वही मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से हरियाणा में आकाश आनंद शुरुआती दौर से लगे हैं और लगातार हरियाणा में मेहनत कर रहे हैं, तो आकाश आनंद की पहली जो प्रायोरिटी है, यहाँ अलायंस भी है, तो कहीं ना कहीं एक जनाधार जो है लगता हुआ दिखाई दे रहा, पार्टी मजबूती जिस तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पर आकाश आनंद की पहली प्राथमिकता है। लेकिन अगर पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन आती है, पार्टी की तरफ से या बसपा सुप्रीमो की तरफ से उन्हें भेजा जाता है जम्मू, तो वो निश्चित है कि वो वहां जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जाए उनको हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो हरियाणा में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। पार्टी की तरफ से अगर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी तो निश्चित ही हो जाएंगे। बसपा सुप्रीमो का जो बदलता हुआ रवैया है, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, हर मामले पर सामने आ रही है। अभी जिस तरह मॉब लिंचिंग का मामला हुआ, माइनॉरिटी समाज जहां पर एक अफवाह फैलाई जाए थी, जो बात कही जाए थी कि मायावती कभी माइनॉरिटीज को ध्यान नहीं देती है, और मायावती ने साफ साफ लिखा, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज जो बनता है SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ, क्योंकि बानसेफ जब बना तो बैकवर्ड और माइनॉरिटी से ही बना था, उसके बाद भी मायावती उनके साथ अगर हो रहा है अन्याय पे लगातार बोल रही, तो बसपा सुप्रीमो क्या करना चाह रही है? बसपा सुप्रीमो सिर्फ अभी नहीं बोल रही हैं, वो लगातार शुरुआत से वो तो राजनीति में, चाहे उनका कोई भी स्थिति रही हो, चाहे वो चुनाव हारी हो या जीती हो, माइनॉरिटीज के फेवर में, दलित समाज, बहुजन समाज के फेवर में हमेशा से ही वो बोली हैं। लगातार आपने पिछले भी देखा होगा, तमाम हल्द्वानी जैसे जो मामले निकल कर आए उन पर भी बसपा सुप्रीमो लगातार बोल रही थी। और अब जिस तरीके से जो मॉब लिंचिंग के मामले निकल कर आए उस पर बसपा बोल रही है, आकाश आनंद बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब बसपा के इतना एक्टिव होने की वजह से ही जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनको अपनी राजनीति, अपनी तमाम बातचीत को बदलना पड़ रहा है। बसपा ने सुबह ट्वीट किया मॉब लिंचिंग के मामले पर, मायावती जी का ट्वीट आया, आकाश आनंद जी का ट्वीट आया, मजबूरन होके राहुल गांधी को शाम तक आते आते राहुल गांधी को भी उस पर ट्वीट करना पड़ गया। तो ये बड़ी अखिलेश का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अखिलेश का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी को ने भी स्टेटमेंट कब दिया, जब मायावती जी का स्टेटमेंट आ गया, आकाश आनंद का स्टेटमेंट आ गया, तो मजबूरन जब है तो चारों तरफ से घिरने लगे, तब राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट शाम तक दिया। सुरेंद्र राजपूत, मतलब अनुज जी आप ये कहना चाहते, सुरेंद्र राजपूत को भी तैयार किया गया, तुम आकाश आनंद पर टिप्पणी करो, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस IT सेल में देखते हैं, पैनलिस्ट है, मीडिया पैनलिस्ट है, वो लगातार ट्रैफिक बनाने के लिए आकाश आनंद पर जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, कल एक बयान दिया, उसके बाद फिर एक बयान इन्होंने एक ANI बाइट दी। मगर मुझे ये पूछना है अनुज जी, आप भी एक बहुजन समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं भी बिलोंग करता हूँ, मेरा सवाल ये है, क्या बहुजन समाज की SC ST क्रीमी नॉन क्रीमी के लिए जनरल कैटेगरी का व्यक्ति बताएगा? क्या वो न्याय की बात करेगा? राजनीतिक नेता जो बड़े नेता है,
यही तो विडंबना है। तमाम मीडिया चैनल्स आपने देखे होंगे, वो आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला चला आरक्षण में वर्गीकरण का, लेकिन वहां पर इस समाज की बात करने वाले राजनीतिक दल कहां थे? ना तो सुप्रीम कोर्ट में थे। मायावती जी ने स्टेटमेंट दिया कि जिस समाज के लिए हम काम करते हैं, उस समाज का जब इतना बड़ा फैसला आ रहा था, तो कोर्ट की तरफ से हमें बुलाया क्यों नहीं गया? इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए इनवाइट नहीं किया गया। उसी तरीके से तमाम जो चैनल देश के अंदर हैं, वो इस तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं। जब दलितों के मुद्दे होंगे, जब ओबीसी के मुद्दे होंगे, जब आदिवासियों के मुद्दे होंगे, तो तमाम सवर्ण मीडिया चैनल, तमाम सवर्ण पैनलिस्ट को बैठाकर उन पर अपना जो है एजेंडा क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस देश में ये तमाम चीजें पहले से ही हो रही थी, और यही बड़ी वजह है कि बहुजन मीडिया को आना पड़ा। लेकिन बहुजन मीडिया लगातार जिस तरीके से फंड के क्राइसिस से गुजरती है, उस फंड के क्राइसिस के चलते बहुजन मीडिया को भी कहीं ना कहीं अपने जमीर को दरकिनार करके फंड के पीछे जाकर उन्हीं लोगों के एजेंडे पर बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अपनी अपनी स्वतंत्र चीजों को लेकर काम कर रहे हैं, कम संसाधनों के साथ में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये बहुजन मीडिया का जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि इस बहुजनों के जो एजेंडे हैं, वो मीडिया चैनल सेट कर रहे थे, जो खुद पहले से संपन्न है। सवर्ण मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जिन्हें कहा जाता है, वो लोग एजेंडे सेट कर रहे थे, और इस मुद्दे पर जिनके वो मुद्दे हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं था। इसीलिए इन लोगों को जो है बहुजन मीडिया को लाना पड़ा। मैं इतनी बड़ी बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीधे पूछ रहा हूँ एक आम इंसान की तरह। आप हमारे पैनल में जुड़े हैं, आप एक चैनल चलाते हैं, मगर क्या एक आप बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, क्रीमी और नॉन क्रीमी का जो डिस्क्रिप्शन जो चल रहा है, जिस तरह का मामला चल रहा है, लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये जनरल कैटेगरी अगर डिस्क्राइब करेगा, समझाएगा और आपको बताएगा सही रहेगा, कि या आपस में दो भाई जो बहुजन समाज के वो समझे? वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये अब से नहीं चल रहा है, सदियों से ये चीज चल रही है कि जब दलितों के मुद्दे होंगे, बहुजन समाज के मुद्दे होंगे, तो निर्धारित कौन करता है? वो लोग। जबकि जो निर्धारित करना चाहिए, जिस तरीके से मायावती जी का स्टेटमेंट भी था कि अगर हम उस समाज के लिए काम करते हैं तो हमें उस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये निर्धारण का मौका भी इसी समाज को दिया जाना चाहिए, उसी बहुजन समाज को दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी एक्चुअल जो स्थिति है वो देश के समाज पटल पर रख सके, और उस देश के पटल के सामने अपनी स्थिति को उजागर करे। पता भी चलना चाहिए ना कि जो आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हो, वो क्रीमी लेयर है कहाँ? जिस आप वर्गीकरण की बात कर रहे हो, उस वर्गीकरण की स्थिति क्या है? और आपको इतना ही अगर बहुत ज्यादा तमाम चीजों को करने की जरूरत है, तो आपने जैसे ईडब्ल्यूएस का एक अलग से आरक्षण दे दिया है, तो उसी तरीके से जो देश के बहुत ज्यादा अति पिछड़े हो गए या पिछड़े हो गए, उनको उस तरीके की भागीदारी क्यों नहीं दे देते आप? और अगर यही चीजें आपको करना है, तो जो आप वैकेंसीज निकाल रहे हो, जो आप आरक्षण के तहत जो भर्तियां दे रहे हो, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप वो सारी भर्तियां भरिए। आप उन भर्तियों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा लेते हो, जो नॉट फॉर सुटेबल करके, नॉट फाउंड सुटेबल करके कहीं ना कहीं फिर उसको जनरल कैटेगरी में चेंज करके, तो सबसे पहले तो वो जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि इन तमाम मुद्दों पर जो समाज उस चीज से संबंध रखता है, उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। वही इन मुद्दों पर खुल के बोल पाएगा और अपनी स्थिति को स्पष्ट कर पाएगा। मेरा सवाल स्पष्ट था, मैं जवाब स्पष्ट चाहता था कि आदमी आसानी से समझ सके। क्या मैं ये पूछ रहा था कि मेरे हिसाब से, मैं अपना परसेप्शन बता दूं, कि अगर मामला हमारे घर का है तो हमारे परिवार के लोग देखें, ना कि दूसरे। इसी पर एक सवाल लूंगा, बसपा को इसका राजनीतिक फायदा और सामाजिक न्याय देखते हुए क्या फायदा मिलेगा जो राज्यों में चुनाव होना है? मुझे नहीं लगता बसपा इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए उठा रही है। इसको इस बयान से भी समझा जा सकता है, जैसा बसपा सुप्रीमो का कल का ही आपने कल परसों का एक ट्वीट देखा हुआ, उन्होंने कहा कि जिनको बाबा साहब के मिशन और वो उस मूवमेंट की सोच से संबंध नहीं रखना, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जा सकता है, या फिर हम उसे निकाल देंगे। तो अगर बसपा राजनीतिक फायदा ही उठाना चाह रही होती अगर इस मुद्दे पे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान बसपा नहीं देती। और लगातार ये आरक्षण और वर्गीकरण के मामले पर बसपा जमीनी स्तर पर काम कर रही है। लेकिन इसका एक ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि दलित समाज के अंदर ये चीज समझ में उसको आई कि एक्चुअल जब हमारे आरक्षण पे और संविधान पर जब कभी भी प्रतिघात होगा,
तो हमारे साथ में खड़ा होने वाला कौन है? ना तो राहुल गांधी जो संविधान आरक्षण बचाने की बात करते थे, ना ही अखिलेश यादव जो संविधान और आरक्षण बचाने की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो पूरे देश के सामने उजागर है, किस तरीके से वो आरक्षण के अंदर घोटाले कर रही है, किस तरीके से संविधान में बदलाव कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसे एक पूरे फैसले से पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो सोच है, विजन है, वो क्लियर हुआ है। लोगों के अंदर ये स्पष्ट हुआ है कि हमारे लिए लड़ने वाले जो लोग हैं वो हमारे अपने लोग हैं और हमारे साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी मुझे लगता है जहां तरीके से देखा जाए वो इस पूरे मुद्दे पर राजनीति से इतर लड़ रही है और कहीं ना कहीं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो एक समाज बनाया था एससी एसटी ओबीसी और मान्यवर कांशीराम साहब ने उसे बहुजन समाज बनाया और उस बहुजन समाज को जिस तरीके से बांटने की जो बात चल रही है, हाँ हाँ, उसे एक बहुत बड़ा एक जो समाज था उसे अलग अलग करके उसे एक समाज बनाया गया और बहुजन समाज नाम दिया गया। उसे बांटने की जो साजिश की जा रही है उसको रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है। आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसकी लड़ाई लड़ रही है। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ होने वाली है, जिसकी संभावनाएं जताई जाती हैं, उसकी लड़ाई लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बहुजन समाज पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा उठाना होता तो मुझे नहीं लगता कि वो ये बात बोलती कि जिसको बाबा साहब की विचारधारा से प्यार नहीं है वो पार्टी को छोड़कर जा सकता है या हम उन्हें निकाल। आखिरी सवाल, कैसा देख रहे हैं चुनाव? बसपा सुप्रीमो क्या सोच रही हैं, अभी क्या निर्णय ले सकती हैं? आपने एक वीडियो भी किया था जिसमें बसपा सुप्रीमो के 4 प्रोग्राम भी लगे हैं हरियाणा में, ऐसा आपने बताया। मगर इस चुनाव को जो अन्य राज्यों में होना है, जैसे मध्य प्रदेश, माफ करिएगा, हरियाणा और जम्मू में, कैसे देख रहे हैं अभी? लगातार पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लगी हुई है। हर एक स्टेट में लगातार तमाम तरीके के प्रोग्राम आपको नजर आ रहे होंगे। आप छत्तीसगढ़ से ले लीजिए, जम्मू से ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हर जगह बहुजन समाज पार्टी काफी एक्टिव तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रही है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी ने इन चुनाव में एक बड़ा फैसला लिया है, वो किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के साथ में गठबंधन ना करके क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के साथ में गठबंधन करेगी। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन के भी द्वार खोले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और जो संगठन है उनकी भी एंट्री शुरू हो गई है। युवाओं को भागीदारी दी जा रही है। आप देखिए कश्मीर के अंदर कैसे जो है युवा लड़कियों को मौका दिया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी अब जो है फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ रही है और यही फिर से मैं वही बात कहूंगा कि इसी वजह से कांग्रेस और भाजपा बौखलाई हुई है। और ये आपने देखा होगा जब सुरेंद्र राजपूत का जो बयान आया उसमें भी उन्होंने कहा कि पहले तो मायावती जी अकेले ही बोलती थी, अब आकाश आनंद भी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के 2 सीनियर लीडर जो है अब मतलब शीर्ष नेतृत्व में अगर बात किया जाए वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पार्टी और मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हर एक जद्दोजहद कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर मजबूत अभी नजर आ रही है और आपने देखा छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां मजबूत नजर आ रही है। प्रश्न ये भी है जो उसका पार्टी का सिंबल है वो भी उसको बचाना है। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ जो है वो चुनाव के लिए लड़ती हुई नजर आ रही है और इसका प्रभाव बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर में बढ़ोतरी के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, मतलब आज और कल को मजबूत करने के लिए बसपा मैदान में आ गई। अब निर्णय चुनाव के नतीजे तय करेंगे किस तरीके से बसपा लड़ेगी। धन्यवाद अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े और धन्यवाद आप सभी का जो आप लोगों ने हमारी डिबेट देखी।